हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं डेली की तरह आपके लिए बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हूं। ये क्लास आपके पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित है और हम आपके लाते हैं यहाँ पर मिक्स्ड एमसीक्यू सेशन। तो क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज है क्लास 13th और देखते हैं आज की इस क्लास में कौन कौन से एमसीक्यूज आपके लिए रखे गए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपका एग्जाम जो है आरबीडब्ल्यूएम का वो 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है और ये आपके आरबीडब्ल्यूएम के 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स आपके एग्जाम से संबंधित है। मॉड्यूल ए बी सी डी। जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पेपर की, पेपर 4, इस पर्टिकुलर पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने बताई हुई बातों पर ध्यान दिया, फोकस किया और जिन टॉपिक्स पर हम यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक्स बहुत ही खास है। ठीक है, यहाँ पर जो एमसीक्यू सेशन चल रहा है इसमें हम इन सभी मॉड्यूल से संबंधित क्वेश्चंस को रख रहे हैं। मिक्स एमसीक्यू सेशन है ये। पहला सवाल आपके सामने है आरबीआईओएस, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 से संबंधित। तो आरबीआईओएस 2021 से संबंधित ये एमसीक्यू है आपका और ये आता है आपके मॉड्यूल सी से संबंधित। देखिए सारी बातों को बताया जाता है, जैसे कि आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इस चीज को समझ पाए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। केवल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके आरबीडब्ल्यूएम में नहीं बल्कि बाकी एग्जाम में भी, बाकी पेपर जो हैं आपके वहां पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड इट्स 3 erstwhile विच ओम्बड्समैन स्कीम, वो कौन सी ओम्बड्समैन स्कीम है आरबीआई की जिन 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम करके, मर्ज करके 2021 में आरबीआईओएस 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इस समय प्रेजेंट में आरबीआईओएस 2021 रन कर रहा है और इसके अंतर्गत 3 ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 जो कि सबसे पुरानी स्कीम देश में, फिर एनबीएफसी से संबंधित स्कीम को लाया जाता है ओम्बड्समैन स्कीम 2018 और फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित ओम्बड्समैन स्कीम लाई जाती है 2019। तो ये आपको ईयर याद रखने जरूरी है कि सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आई, फिर एनबीएफसी वाली स्कीम आई, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित स्कीम आई। आखिर इसमें क्या कमी थी? देखिए कस्टमर तो एक ही है, कस्टमर के जो अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, अलग अलग संस्थाओं से संबंधित अलग अलग कंप्लेंट्स उन्हें अलग अलग ओम्बड्समैन में करनी है, ये उनके लिए टिपिकल है और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस चीज को एक तरह से देखा जाए तो 3 डिफरेंट बॉडीज चीजें मैनेज कर रही हैं। अगर हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं और एक सिंगल ओम्बड्समैन स्कीम के तहत ये सारी शिकायतों को सुलझाना शुरू करते हैं तो चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी और टर्न अराउंड टाइम के भीतर, यानी कि विद इन टाइम बाउंड टाइम फ्रेम कस्टमर्स को हम सर्विसेज अच्छी पहुंचा सकते हैं, कंप्लेंट्स को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब नजरियों से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस नजरिए से आपका आंसर जो होना चाहिए वो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एनपीए? अब देखिए एनपीए के इंपैक्ट के बारे में बात की जा रही है। इंपैक्ट ऑफ एनपीए ऑन कॉर्पोरेट बैंकिंग कंपेयर टू द रिटेल बैंकिंग। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इंपैक्ट कॉर्पोरेट बैंकिंग पर ज्यादा है या फिर रिटेल बैंकिंग में ज्यादा होता है? तो हमें यहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि रिटेल बैंकिंग में कस्टमर बेस बड़ा है और लोन के जो टिकट साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अगर लोन डिफॉल्ट भी करते हैं तो कस्टमर साइज ब्रॉड होने के कारण ये रिस्क स्प्रेड हो जाता है और रिटेल बैंकिंग फंक्शन को या ऑपरेशंस को कम नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन एनपीए हैबिट सही नहीं है बैंकिंग के लिए, ये सभी को पता है, आपको भी पता है। बट अगर हम वही कॉर्पोरेट बैंकिंग के संदर्भ में बात करें तो कस्टमर बेस छोटा है, टिकट साइज बड़े होते हैं, एक लोन भी डिफॉल्ट करता है तो उसका इंपैक्ट कॉर्पोरेट बैंक पर ज्यादा पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग पर इंपैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिटेल बैंकिंग। इंपैक्ट इज हायर इन रिटेल बैंकिंग, गलत है। इंपैक्ट इज हायर इन कॉर्पोरेट बैंकिंग, सही है। इंपैक्ट इज सेम इन बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, गलत ऑप्शन। इंपैक्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बैंक, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सॉरी गाइस। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल पर। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
जब भी हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत खास है एग्जाम के नजरिए से, ये कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार का प्रोसेस है और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोसेस है बोल सकते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, समझकर ही आप इसके सारे फीचर्स को जान पाते हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें ओरिजिनेटर जो कि बैंकिंग संस्था या फिर एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, ऑब्लिगर यहाँ पर कस्टमर होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात करते हैं हम एसपीवी की, स्पॉन्सर की बात करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, एमआरआर की बात करते हैं, एमएचपी की बात करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो कि सिक्योरिटाइजेशन से संबंधित है। सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? बैंकिंग संस्था का बेसिक ऑपरेशन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। जो भी मार्केट में लोन डिसबर्स किए जा रहे हैं उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी कि मार्केट में बैंक का जो असेट है वो एक लंबी अवधि के लिए जा चुका है और उस पर बैंक को क्या रिसीव हो रहा है, ईएमआई या इंस्टॉलमेंट। एक तरह से देखा जाए बैंक का एक मैक्सिमम असेट कहां पर है, मार्केट में। बैंक चाहता है इसे जो रिस्क है उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए और साथ साथ में कैसे अपनी लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके, जैसे कि नए असेट्स मार्केट में फ्लो किए जा सके। इस नजरिए से एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। इसके अंतर्गत बैंक अपने एक प्रकार के जो लोन होते हैं, जैसे जिस पर रिस्क एक टाइप का है, इंटरेस्ट रेट एक टाइप के हैं और मैच्योरिटी एक प्रकार की है, ऐसे लोन को पूल करते हैं। ये पूल वाला शब्द आपने म्यूचुअल फंड में भी सुना होगा। डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स के फंड को पूल किया जाता है और फिर उसे इन्वेस्ट किया जाता है। यहां पर एक प्रकार के लोन को पूल किया जाता है, ठीक है। अब उसको एज अ सिंगल सिक्योरिटी इसको दे दिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, जो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को एक तरह से देख रहा है। एसपीवी जो होती है वो बैंक को इसके बदले में कैश देती है, जिससे बैंक का अपना लिक्विडिटी मैनेज होता है। बैंक इस कैश का इस्तेमाल फर्दर असेट्स डिसबर्समेंट के लिए करता है, लोन डिसबर्समेंट के लिए करता है। तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या है? पूलिंग इंडिविजुअल लोन्स एंड सेलिंग एज अ पैकेज। अब ये पूल करने के बाद सेल किसको किया जा रहा है? सेलिंग एज ए पैकेज किसको? एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को, एसपीवी, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा सवाल है। टू हैव मोर कंट्रोल ओवर मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स, मोर कंट्रोल ओवर मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स, द लोन अकाउंट्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज इन केस ऑफ इरेगुलरिटीज। देखिए बैंकों के बेसिक ऑपरेशंस में लोन डिसबर्समेंट करना है, सोर्स ऑफ इनकम यहां से जनरेट होती है। अब ऐसे बहुत सारे लोन्स होते हैं जहां पर जो रीपेमेंट है वो इरेगुलर हो सकता है। रीपेमेंट मतलब इरेगुलर आने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर लोन अकाउंट्स हैं इन पर खतरा है, इन पर रिस्क ज्यादा है, इन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इन पर प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। और इस नजरिए से ऐसे अकाउंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं इरेगुलर लोन अकाउंट्स में और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट के तौर पर। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी जो है वो सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट करेक्ट। SMA 0, 1, 2, 3। तो याद रखिए SMA 0 सही है, SMA 1 सही है, SMA 2 सही है। जब हम बात करते हैं SMA 3 की तो ये कैटेगरी नहीं होती है। कोई भी लोन अकाउंट जहां पर रीपेमेंट जो है 1 से 30 दिन तक के लिए नहीं आया है, रीपेमेंट 31 से 60 दिनों के लिए नहीं आया है और रीपेमेंट 61 से 90 दिनों तक के लिए नहीं आया है, उन्हें हम SMA 0, SMA 1, SMA 2 में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। बेसिक सी बात है, आप सभी साथियों को पता होनी चाहिए, आप सभी बैंकर्स हैं, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं पांचवें सवाल की। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है DSA से संबंधित, मॉड्यूल सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स DSA क्या होते हैं? देखिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स एक तरह से देखा जाए बैंकों के लिए बहुत ही एक मार्केट में बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक प्रकार के एजेंट्स होते हैं जो कमीशन पर काम करते हैं, फी पर काम करते हैं और इन्हें बैंक अपॉइंट करता है। तो ऐसी एजेंसीज अपॉइंटेड बाय बैंक्स टू सेल देयर रिटेल प्रोडक्ट्स ऑन अ फी बेसिस। ये सही लग रहा है ऑप्शन? बाकी देख लेते हैं। एम्प्लॉइज ऑफ बैंक हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग रिटेल प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये बैंक के एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंट्स हु सेल प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीपल बैंक्स, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंट एजेंट करके यहाँ पे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर एजेंसी कई लोगों के लिए काम कर सकती है। आमतौर पर बैंक किसी एजेंसी को अपॉइंट करते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस पर्टिकुलर बैंक के प्रोडक्ट एंड जो भी सर्विसेज हैं उनको मार्केट में सेल किया जाएगा फी बेसिस पर। तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एजेंसीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं, इन्हें बैंक ही अपॉइंट करते हैं। तो इस नजरिए से ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। अ क्लाइंट हैज कंप्लेन्ड टू द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन अबाउट अ प्रॉब्लम विद देयर बैंक। ठीक है, किसी क्लाइंट के द्वारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को कंप्लेन की जाती है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को कंप्लेन की जाती है बैंक से संबंधित कस्टमर की कुछ शिकायत होती है जो दूर नहीं रही, इसलिए व्हाट पार्ट डज द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन प्ले इन सेटलिंग दीज टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स। इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन का क्या रोल हो सकता है? एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर द बैंक टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। ये बैंकों के लिए, बैंकों को एडवोकेट करते हैं, यानी कि बैंकों का पक्ष लेते हैं इस मुद्दे पर, बैंक की बात सुनेंगे ना कि कस्टमर की। तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह से देखा जाए ना ही कस्टमर को एडवोकेट करेंगे ना ही बैंक को एडवोकेट करेंगे, ये दोनों की बातों को सुनेंगे और सही डिसीजंस देंगे निष्पक्ष तौर पर। प्रोवाइड अ क्विक एंड फाइनल डिसीजन इन फेवर ऑफ द कस्टमर, बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर के फेवर में डिसीजन लेना ये सही नहीं है। फैसिलिटेट अ फेयर, देखिए जो भी डिसीजन लिए जाए वो फेयर हो, इम्पार्शियल हो बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी का पक्ष नहीं लेना है, दोनों पक्षों को सुनना है और सही डिसीजन देना है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर आपके ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच की। देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना, सिलेबस को समझना, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, जो भी केस स्टडीज मिलेंगी, आप तब उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो। और फाउंडेशन क्लियर होगा तो आप किसी भी प्रकार के एमसीक्यू, केस स्टडी, न्यूमेरिकल को समझ पाते हैं। आपके लिए यहाँ पर ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच चल रहा है मात्र 1999 में। इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, आरबीडब्ल्यूएम की जो क्लास है, आरबीडब्ल्यूएम की जो क्लास है आपकी, वो है शाम को 5 बजे 5 PM पर यह क्लास होती है। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगली बात, सातवां सवाल आपके सामने है, 7th MCQ। A medium-sized business is attempting to use trades advantage। मतलब एक बिजनेस है जो कि आप सुनते होंगे एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई से संबंधित ही मीडियम सेक्टर का एक बिजनेस है जो कि ट्रेड्स का इस्तेमाल करता है, ट्रेड्स के एडवांटेजेस का इस्तेमाल करता है अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस यूजिंग द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है इसका मेन एडवांटेज क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी एमएसएमई सेक्टर के लिए, किसी भी एमएसएमई सेक्टर में काम कर रही कंपनी के लिए? इट लोअरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट एंड एनेबलिंग फास्टर पेमेंट्स। देखिए यहां पर रिस्क को मिनिमाइज करने की बात की जा रही है और पेमेंट्स को फास्ट करने की बात की जा रही है। तो भाई ये ऑप्शन तो पॉजिटिव है, आपको यहां पर कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। लेकिन आगे बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अचीविंग रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, तो यहां पर बात की जा रही है इसकी मदद से लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीव होते हैं और इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या ये लोन देने का काम करता है ट्रेड्स? क्वेश्चन नहीं। गेनिंग एक्सेस टू पॉसिबिलिटीज फॉर इक्विटी फंडिंग, नहीं। एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स, नहीं। तो देखिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जो क्रेडिट गैप था उसको मिनिमाइज करने के लिए और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए किया गया। अब ये सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर प्रोडक्ट की डिलीवरी और उससे संबंधित पेमेंट्स में गैप होता है टाइम में। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की मदद से जो भी हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, उनके पास ये संस्थाएं अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकती हैं और डिस्काउंट करा के अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकती हैं
इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो लोअरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट एंड एनेबलिंग फास्टर पेमेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8th क्वेश्चन, विच बैंक सेटअप द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया? वो कौन सा बैंक है जिसके द्वारा पहला एटीएम देश में सेटअप किया गया है? ठीक है, पहला एटीएम देश में कौन किसके द्वारा सेटअप किया गया है? यहां पर सही जवाब है एचएसबीसी बैंक के द्वारा। एचएसबीसी के द्वारा 1987 मुंबई में इस एटीएम को सेटअप किया गया था। ठीक है, ओके। अब ये एटीएम से संबंधित जो भी सवाल हैं वो आपके मॉड्यूल सी के अंतर्गत आते हैं, डिलीवरी चैनल के अंतर्गत आते हैं। अगला 9वां सवाल है, 9th क्वेश्चन है, एन ऑटोनोमस सेमी रेगुलेटरी एंटिटी। देखिए, ऑटोनोमस सेमी रेगुलेटरी एंटिटी इज द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI। तो अब इस तो नहीं है, अब ये क्या था, ये हो जाएगा वॉज, क्योंकि ये डिसॉल्व कर दिया गया है। इट गोज इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1, 2007। इट इज अ, ये क्या था आखिर, ये जो BCSBI जिस पर चर्चा चलती रहती है, ये क्या था आखिर? तो BCSBI की जब भी हम बात करते हैं तो BCSBI यानी कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दे वर द वॉलंटरी गाइडलाइंस, वॉलंटरी कोड्स, कोई लीगल बाइंडिंग कोड्स नहीं थे, ये वॉलंटरी कोड्स थे, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बैंक्स, फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि बैंकों के लिए कि वो जब भी कस्टमर को सर्व करें तो इन नियमों को फॉलो करें, इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि बैंकों के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो और बेहतर हो सके। ठीक है, फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय बैंक्स अंडर रिटेल बैंकिंग टू कस्टमर्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर पनिशिंग बैंक। देखिए, बैंकों को पनिश करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे लिखा फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय बैंक्स अंडर रिटेल बैंकिंग टू कस्टमर। ठीक है, BCSBI। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कंप्लायंस के लिए पॉलिसी थी, यहां पर एक प्रकार की गाइडलाइंस इशू की जाती थी बैंकों के लिए, और बैंक अपने एम्प्लॉइज, अपने जो भी उनके अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक प्रॉपर सेशन को शेड्यूल किया जाता था, गाइडलाइन इशू की जाती थी कि इन नियमों को फॉलो करना है जब भी आप कस्टमर को डील करते हैं तब। ठीक है, तो जो भी बैंक प्रोमिसेस कर रहा है उनको फुलफिल करना जरूरी है, ये बात भी ध्यान देने वाली थी। तो यहां पर आंसर दिया गया बोथ A एंड B। ठीक है, बोथ A एंड B। तो आप एग्जैक्ट देखा जाए तो A ऑप्शन सही है, बहुत से लोग D ऑप्शन पर भी टिक लगाएंगे, बट A आंसर यहां पर एग्जैक्ट सही है, जो सही बात है। अगला सवाल 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, 10th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ग्रोथ A, देखिए फर्स्ट है ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। इनको अरेंज करना है सीक्वेंस में अबव स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है PLC, इसमें जो भी स्टेजेस होते हैं उन्हें अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहला आता है कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया गया तो उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसमें ग्रोथ, मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन, IGMD फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है। अब बात कर रहे हैं हम लोग GIB एग्जाम क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की। वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है GIB महापैक। सारे के सारे आपके 4 के 4 पेपर इसमें कवर किए जाते हैं। आपको इस महापैक के अंतर्गत 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ में साथियों मॉड्यूल वाइज DPPs मिलती हैं आपको, क्विजेज मिलते हैं, मॉक्स मिलते हैं और डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है 24/7। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपका 3,999 का है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 2,799 का है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5,999 का है। बात करते हैं GIB MCQ बैच की। GIB MCQ बैच, देखिए इस बैच की खासियत क्या है कि इस बैच के साथ में आपको GIB फाउंडेशन बैच भी मिल रहा है और इसकी जो कीमत है बहुत ही अफोर्डेबल है, 2499। तो फाउंडेशन के साथ प्रैक्टिस करने का मौका है आपके पास। MCQs बहुत ही अच्छे MCQs डिस्कस किए जा रहे हैं, आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस जो है आपके वो 799 में उपलब्ध है आपके लिए, 799 में।
जैब एग्जाम के संबंधित बेस्ट बुक जो मार्केट में है वो है जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, उपलब्ध है 1224 में। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं और इंडिविजुअल बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर साझा करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। विश ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।